नमस्कार साथियों, मैं रामकुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु नरसिंह अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी हां, शाम के 6:35 हो रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल पे गुरु नरसिंह अकेडमी के। और याद रखिएगा बेटा जी, नॉरसेट वैक्सीन की क्लास रन कर रही है। और नॉरसेट वैक्सीन बोले तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को लेके हम एनक्लेक्स सॉन्डर्स का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बेटा जी। और उसी सेशन में नया सेशन स्टार्ट है। और आज जो सिस्टम हम ले रहे हैं वो है रीनल सिस्टम। जी हाँ, रीनल सिस्टम के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। सभी का हार्दिक स्वागत है। रितु फुलवारिया, जुगल पचोरी, मनु बघेल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और फटाफट ऐसा कीजिएगा बेटा जी कि फटाफट सेशन को आपके यार दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा जी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं डियर आज के सेशन को। नर्वस है रीनल सिस्टम से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गौर से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा बेटा जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने देखिएगा। द नर्स इज रिव्यूइंग ए यूरिन एनालिसिस। एक नर्स है जो एक क्लाइंट का यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट को रीड आउट कर रही है, यानी उस रिपोर्ट को विजुअलाइज कर रही है कि उस रिपोर्ट में क्या है और क्या नहीं है। The nurse is reviewing a urine analysis report for a client with acute kidney injury। जी हाँ, पेशेंट कौन सी बीमारी से सफर कर रहा है? एक्यूट किडनी इंजरी से सफर कर रहा है पेशेंट। उसकी यूरिन एनालिसिस रिपोर्ट को देखा जा रहा है। एंड नोट्स दैट द रिजल्ट आर हाईली पॉजिटिव। और ये देखा गया है कि बताइएगा प्रोटीन यूरिया में। जी हाँ, यूरिन एनालिसिस को गौर से देखा गया तो पॉजिटिव आ रहा है। किसके लिए? प्रोटीन यूरिया के लिए पॉजिटिव आ रहा है। The nurse determined that this client has which type of renal failure। तो बताइएगा उस पेशेंट को कौन से टाइप का रीनल फेलियर है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जी हाँ, मनु बघेल, जुगल पचोरी, डिंपल कुमारी, फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा जी। और बताइएगा कि पेशेंट को किस टाइप का, कौन सी कैटेगरी का पेशेंट को रीनल फेलियर है। देखिएगा आपके ऑप्शंस ये रहे, हियर वी गो। पहला प्री रीनल फेलियर है, दूसरा बोले तो पोस्ट रीनल फेलियर है, इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है, या एटिपिकल रीनल फेलियर है। फटाफट बताइएगा कि पेशेंट को कौन से टाइप का रीनल फेलियर है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। पवन ताकड़ कह रहे हैं इंटरनल रीनल फेलियर है। नितेश सोनी जी कह रहे हैं कि सर एजोटेमिया होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। निकोल जी कह रहे हैं कि सी होगा, पवन ताकड़ 3 होगा, नितेश सोनी जी कह रहे हैं 3 होगा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा, जैन स्वामी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद सर आपको देखकर मजा आ गया। बिल्कुल भैया जी, अब थोड़ी तबीयत ठीक है, इसलिए रामकुमार विश्नोई और गुरु नरसिंह अकेडमी वापस बैंग बैंग हाजिर है आपके सामने। चलेगा बेटा जी, फट जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, प्रणाम जी प्रणाम। चलेगा सर, अब रोज आओगे ना? बिल्कुल जुगल जी, रोज आएंगे भैया, अब रोज आएंगे जब तक तबीयत साथ देगी, रोजाना मिलेंगे आपसे। चलेगा, इंट्रा रीनल। नीतू जी कह रहे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। फटाफट बताइएगा राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सी जवाब दिया जा रहा, सी जवाब दिया रहा। जी हाँ, जी हाँ, गौर से देखिएगा बेटा जी। हल्का सा कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं हम, हल्का सा कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। और कंसेप्ट क्या है देखिएगा, हम डिजीज डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, रीनल फेलियर। जी हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रीनल फेलियर, तो हम कहेंगे सिंपल सा कंसेप्ट है सर। रीनल फेलियर वो डिजीज होती है जिसमें किडनी अपने फंक्शन करना बंद कर देती है। जी हाँ, मनु जी, जुगल सभी सी कह रहे हैं और आपका आंसर बिल्कुल सही भी है। चलेगा, बिल्कुल आपसे भी होगी है नितेश सोनी जी। गौर से फरमाइएगा, रीनल फेलियर यानी किडनी काम नहीं कर रही। अगर कोई आपसे पूछे कि रीनल फेलियर कितने टाइप का है, आपका सिंपल सा जवाब होगा रीनल फेलियर 2 टाइप का होता है सर। एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा होता है क्रॉनिक रीनल फेलियर। लेकिन याद रखेगा, आज की तारीख में ये नाम पुराने हो गए हैं। आज की तारीख में इसे बोला जाएगा एक्यूट किडनी इंजरी। यस, एक्यूट रीनल फेलियर विल बी नोन एज AKI बोला जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी बोला जाएगा। जबकि क्रोनिक रीनल फेलियर को क्रोनिक किडनी डिजीज बोला जाएगा, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज बोला जाता है, इसे AKI बोला जाता है। अब क्वेश्चन एक्यूट किडनी इंजरी का आया था। यस, एक्यूट किडनी इंजरी का आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूट किडनी इंजरी कितने टाइप की होती है, तो देखिएगा डियर, एक्यूट किडनी इंजरी 3 टाइप की होती है। जी हाँ, पहला होता है प्री रीनल, सेकंड होता है इंट्रा रीनल, सेकंड वन इज इंट्रा रीनल, और जो थर्ड होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा? पोस्ट रीनल के नाम से जाना जाता है।
प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। बिल्कुल जुगल पचौरी बेटा जी, स्वागत है आप सभी का। बस सर अब मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है बेटा जी, बिल्कुल रोज आएंगे। अब देखिएगा प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल। पहले तो एक काम कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा फटाफट, उनको भी पता चल जाएगी हाँ हमारी क्लासेस रेगुलर दोबारा स्टार्ट हो गई है। उनसे बोलिएगा कि वो फटाफट आ जाएं, लाइव आ जाएं यूट्यूब पे, और लाइव से मजा ही कुछ और आता। देखिएगा एक्यूट किडनी इंजरी यानी प्री रीनल होगा, इंट्रा रीनल होगा और क्या होगा, पोस्ट रीनल होगा। कैसे होता है समझिएगा। अगर ये किसी पेशेंट की किडनी है, अगर ये पेशेंट की किडनी है तो याद रखेगा यहां से किडनी में ब्लड जाएगा। जी हाँ सर, ब्लड जाएगा, और ब्लड को पंप कौन करेगा, हार्ट पंप करेगा, और किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, और यूरिन को लेके यूरेटर जाएगा यानी यूरिनरी ट्रैक जाएगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, अगर किसी वजह से किडनी को होने वाली ब्लड सप्लाई में कटौती आ जाती है, अगर बाई चांस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो गया, अगर ब्लड की कमी हो गई है, या हार्ट फेलियर हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, या रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। जी हाँ, अगर रीनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बेटा जी, तो याद रखिएगा वो कौन सी कैटेगरी का होगा, वो प्री रीनल कैटेगरी का होगा। बिल्कुल सही कहा, वो प्री रीनल कैटेगरी का होगा। बिल्कुल। दूसरा देखिएगा इंट्रा रीनल कब होगा, जब बेटा जी नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे। यस, जब नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे, नेफ्रॉन्स के डैमेज से होने वाला जो रीनल फेलियर होता है वो इंट्रा रीनल फेलियर होता है। अगर कोई आपसे इंट्रा रीनल के कोजेज पूछ ले तो आप सीधा देखिएगा, सबसे पहला लिखिएगा हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया हो जाता है, अगर कोई इंसान कॉन्ट्रास्ट डाई वाला टेस्ट हद से ज्यादा करवाता है, अगर किसी इंसान को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा होगा, इंट्रा रीनल होगा। अगर क्रश्ड इंजरी हो जाती है, अगर किसी को मसल क्रश्ड हो जाती है, तो मसल में मौजूद मायोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा, और वो मायोग्लोबिन जाके किडनी में नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देगा। बिल्कुल जुगल जी, नाउअडेज एकेआई और सीकेडी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल होता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सारे लोग। प्री रीनल कब होगा, जब किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा, चाहे ब्लड की कमी हो जाए, हार्ट काम नहीं करे, या ये रीनल आर्टरी में ब्लॉक आ जाए। इंट्रा रीनल कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जब डाई वगैरह का टेस्ट ज्यादा होगा, जब बंदा हद से ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेगा, जब क्रश्ड इंजरी हो जाएगी, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे। ये दो जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। एक तो आपसे रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा इंजरी, और एक क्रश्ड मसल इंजरी से कौन सा रीनल फेलियर। तो जवाब आएगा इंट्रा रीनल फेलियर। शाबाश, सभी का हार्दिक स्वागत है। पोस्ट रीनल कब होगा, जब यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। यस, यूरिन का फ्लो नहीं होगा, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और ऐसा कब हो सकता है, जब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो, या यूरिनरी ट्रैक में कोई स्टोन अटक जाए। अभी याद रखिएगा डियर, आपसे सिंपल क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से कोज से कौन से टाइप का होता है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। कैसे पता लगाएंगे सर कौन सा टाइप किस में शामिल होगा। बेटा जी एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, याद रख लेना, एक ट्रिक बताई जा रही है, उससे याद रख लेना। अगर क्वेश्चन में प्रोटीन यूरिया दिया है, अगर क्वेश्चन में प्रोटीन यूरिया बढ़ावा दिया है, प्रोटीन यूरिया है, तो याद रखेगा हमेशा कौन सा होगा, इंट्रा रीनल होगा। जी हां, इंट्रा रीनल, रीनल फेलियर में प्रोटीन यूरिया होता है। और अगर क्वेश्चन में यह आ जाए कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई है, तो याद रखेगा हमेशा कौन सा होगा, प्री रीनल होगा। इस बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल प्री रीनल का क्वेश्चन आए कि प्री रीनल कब होगा, प्री रीनल में क्या होगा, तो प्री रीनल में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। और इंट्रा रीनल का कैसे पता लगाएंगे, तो जवाब होगा कि प्रोटीन यूरिया होने से इंट्रा रीनल का पता चलता है। बिल्कुल नीरज मालव जी, अगर ब्लैडर कैंसर हो गया, बीपीएच हो गया, कहीं स्ट्रिक्चर हो गया, यूरिन का फ्लो बंद हो जाना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। बिल्कुल प्री रीनल मींस प्रॉब्लम किडनी में नहीं है, उससे पहले है। बिल्कुल सही जा रहे जुगल जी, याद रखिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम किडनी में नहीं है, किडनी से पहले है। और इंट्रा रीनल में एक और याद रखिएगा, इंट्रा रीनल में एक इंपॉर्टेंट कारण और होता है बेटा जी, जिसे कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जी हाँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर किसी को है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से होने वाले रीनल फेलियर भी कौन सा होगा, इंट्रा रीनल फेलियर होगा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से इंट्रा रीनल फेलियर होता है। चलेगा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछा कि एक पेशेंट आया आपके पास, AKI का, एक्यूट किडनी इंजरी का पेशेंट आया है और पॉजिटिव है किसके लिए, प्रोटीन यूरिया के लिए। तब तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि 3 टाइप का होता है, प्री रीनल, पोस्ट रीनल, इंट्रिंसिक या इंट्रा रीनल। एटिपिकल रीनल फेलियर नाम की कोई चीज नहीं होती और इसमें होता है प्रोटीन यूरिया। दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर यहां पॉजिटिव फॉर प्रोटीन यूरिया की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी भी आती, अब मेरे को जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने लिखा द रिजल्ट आर हाईली फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी, द रिजल्ट आर हाईली फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। पेशेंट की यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई है, बताइए कौन सा रीनल फेलियर होगा। चलेगा, बिल्कुल नीरज जी ने लिखा है, पवन धाकड़ जी कह रहे हैं, पूनम जी भी जवाब दे चुके हैं, सुनील माहिच भी ऐप पे जवाब दे चुके हैं। चलेगा, बिल्कुल फटाफट बताइएगा क्या जवाब होगा, राइट आंसर कीजिएगा। नितेश सोनी जी कह रहे हैं पोस्ट रीनल होगा। नहीं नितेश जी, पोस्ट रीनल नहीं होगा। पूनम यादव बेटा बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्या बात है, शाबाश। जी हाँ, मनु बघेल फटाफट बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा। जुगल भैया ओके डियर, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, राइट आंसर ए होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने का क्वेश्चन आए तो प्री रीनल होगा और प्रोटीन बढ़ने का क्वेश्चन आए तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर होगा। चलेगा सर, रीनल फेलियर क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर, और कितने टाइप का होता है, कौन से कोज होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, ये हमने क्लियर कर लिया है। ओके डियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपके सामने, रीड आउट कीजिएगा। ए क्लाइंट विद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अच्छा जी, एक पेशेंट को क्या हुआ था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ था, एंड इज एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। और पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। बताइए कौन सी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, प्री रीनल, पोस्ट रीनल या इंट्रा रीनल, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, एक पेशेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का है, उससे कोई किडनी फेलियर पैदा हो सकता है। कौन से टाइप का किडनी फेलियर पैदा हो सकता है, बोलिएगा। प्री रीनल होगा, इंट्रा रीनल होगा, और या फिर पोस्ट रीनल होगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्री रीनल, इंट्रा रीनल या पोस्ट रीनल। नीरज मालव जी कह रहे हैं कि इंट्रा रीनल होगा सर। पूनम यादव जी भी इंट्रा रीनल के फेवर में है, चलेगा। रितु फुलवारिया कह रहे हैं कि चलेगा, बिल्कुल सही है, क्या बात है, शाबाश शाबाश, चलेगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। नितेश सोनी जी कह रहे हैं कि इंट्रा रीनल होगा। पवन धाकड़ जी भी कह रहे हैं इंट्रा रीनल होगा। सुनील माहिच इंट्रा रीनल के फेवर में, यूट्यूब वाले थोड़े पीछे चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलेगा रितु फुलवारिया जी, ओके डियर, फटाफट 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 चलेगा बेटा जी। राइट आंसर क्या आता है अभी शेयर करते हैं आपके सामने। वेरी गुड, हाँ जी हाँ, इंट्रा रीनल होगा। अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो याद रखिएगा कौन सा रीनल फेलियर होगा, इंट्रा रीनल फेलियर होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, एक पेशेंट था जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था और उसमें क्या पैदा होने का खतरा था, उसमें एक्यूट किडनी इंजरी, इंट्रा रीनल एक्यूट किडनी इंजरी पैदा होने का खतरा था। और मान लीजिए ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया तो इसके क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे। यानी आपसे एक्यूट किडनी इंजरी का साइन पूछा है, जी हाँ, कॉम्प्लिकेशन का साइन पूछा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का साइन नहीं पूछा है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा कि इस पेशेंट में ये पैदा हो सकता है, यानी ये क्या है, एक तरह का कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन का साइन बताना है, यानी आपको एक्यूट किडनी इंजरी का साइन बताना है। आपके सामने पहला ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, या डिक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल कह रहे हिमेचूरिया होगा। पवन धाकड़ जी कह रहे हैं हाइपरटेंशन होगा। फटाफट जवाब आने दीजिएगा बेटा जी। बिल्कुल ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जवाब दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नीरज मालव, नितेश सोनी सभी 2 के फेवर में है कि हाइपरटेंशन होगा। चलेगा। पूनम यादव जी भी 2 कह रहे हैं कि साहब हाइपरटेंशन होगा। वेटिंग फॉर योर यूट्यूब वाले साथियों के कमेंट्स आना बाकी है। रितु फुलवारिया, मनु बघेल, तन्वी अहलावत, तनुश्री पोरे, जयंत स्वामी जीएनए, पूनम चौधरी, डिंपल कुमारी जी, फटाफट जवाब दीजिएगा। अनामिका रमावत भी है, मनु बघेल भी है। चलेगा, क्या बात है, शाबाश अनामिका बेटा। चलेगा चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। सर बी होगा, बी होगा, बी होगा, बी होगा, बोला जा रहा है कि हाइपरटेंशन होगा। सुनील माइच भी इसी के फेवर में है। चलेगा, और आपका आंसर बिंगो, बिल्कुल सही जा रहा है भैया। द राइट आंसर विल बी हाइपरटेंशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन राइट आंसर है। ऐसा कैसे होगा देखिएगा बेटा जी, हमेशा याद रखिएगा। पूरी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं हम।
अगर किसी पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी हुई है तो पहले तो ये बताइएगा, मैं आपसे वेट कर रहा हूं, एक्यूट किडनी इंजरीज के कितने फेजेज होते हैं? एक्यूट किडनी इंजरीज के कौन से फेज होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहले कौन सा फेज आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ये फेजेज का क्वेश्चन आता, हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं रितु फुलवारिया जी, बिल्कुल भी राइट आंसर है, हमेशा याद रखिएगा। नीरज मालव थर्ड नहीं है बेटा, बी राइट आंसर होगा। कैसे होगा देखते हैं बेटा जी। जब भी फेज का क्वेश्चन आए तो देखिएगा, सबसे पहले नेफ्रॉन्स डैमेज होना स्टार्ट होंगे, यानी बीमारी का क्या होगा, ऑनसेट होगा। उसके बाद हद से ज्यादा नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे तो याद रखिएगा किडनी काम करना बंद कर देगी, यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यूरिन प्रोडक्शन 100 से 400 ml 24 घंटे का बीच में हो जाएगा। इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया, ओलिग्यूरिया हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले ऑनसेट होगा। जी हाँ, सबसे पहले एक एक नेफ्रॉन फूटेगा, यानी बीमारी डेवलप होना स्टार्ट होगी। उसके बाद अच्छे खासे नेफ्रॉन टूट जाएंगे तो ओलिग्यूरिया हो जाएगा, यूरिन का प्रोडक्शन याद रखिएगा 100 से 400 ml पर डे के हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद किडनी नॉर्मल होना स्टार्ट करेगी, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा पड़ा है उसको बाहर निकालने के चक्कर में हद से ज्यादा यूरिन निकालना चालू कर देगी, यानी पोलीयूरिया और डायूरेसिस हो जाएगी। और लास्ट वाला जो फेज होगा उसे कहा जाएगा रिकवरी या कन्वलेसेंट। जी हाँ, रिकवरी या कन्वलेसेंस फेज कहा जाएगा। बार बार क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखेगा, पहले किडनी डैमेज होगी तो ओलिग्यूरिया होगा, उसके बाद किडनी हील होना स्टार्ट कर देगी तो पोलीयूरिया हो जाएगा। पहले ओलिगोयूरिया होगा, ओ आएगा, और देन पी आएगा, याद रखेगा पोलीयूरिया आएगा। यस, पहले ओलिगोयूरिया देन पोलीयूरिया। पोडोसाइट में गैपिंग इंक्रीज हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउमेन में आ जाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं नितेश जी, बिल्कुल सही कह रहे बेटा जी। तो गौर से सुनिएगा, बीमारी पैदा हुई यानी क्या हुआ, ऑनसेट। ऑनसेट के बाद में क्या हो गया, ओलिग्यूरिया हो गया। तो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स आपने को देखने को मिलते हैं रीनल फेलियर में, वो सारे कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, ओलिग्यूरिया में देखने को मिलते हैं। अब आप खुद समझिएगा, अगर बाई चांस AKI में क्या होगा, सर किसी पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी होगी। जी हाँ, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, इसका मतलब कौन डैमेज हो गया, सर नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए। अगर नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए तो याद रखिएगा डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन बनना बहुत कम हो जाएगा, और यूरिन कम हो जाएगा तो सारा फ्लूइड जो हम पी रहे हैं वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, बॉडी में ही जमा होगा। यानी क्या हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा या ओवरलोड हो जाएगा, फ्लूइड का ओवरलोड हो जाएगा। अब जितनी भी तकलीफ दिखाई देगी वो सारी किसकी वजह से होगी, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होगी। क्या क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से एडिमा होगा, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। जी हाँ, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से एडिमा हो जाएगा, और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से ही बंदे को क्या हो जाएगा बेटा जी, बोलेगा एडिमा हो जाएगा। फ्लूइड ओवरलोड से एडिमा, और एडिमा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा, यूरिन बाहर नहीं जा रहा, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर नहीं जा रहे हैं। अब गौर से समझिएगा, क्या होगा जब फ्लूइड ओवरलोड होता है, सर जब फ्लूइड ओवरलोड होता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। हमारी बॉडी में ज्यादा फ्लूइड होगा तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को हर बार 70 ml नहीं, बल्कि याद रखेगा हर बार 5 लीटर, हर मिनट में 5 लीटर नहीं, उससे ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा पंप करना पड़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा यानी कौन बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और याद रखिएगा सेंट्रल वीनस प्रेशर, फ्लूइड ज्यादा होगा तो सेंट्रल वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जो नॉर्मली कितना होता है 8 से 12 mm ऑफ Hg होता है। जो नॉर्मल सीवीपी 8 से 12 mm ऑफ Hg होता है वो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, पेशेंट में एडिमा हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये सब कुछ क्यों हो जाता है, क्योंकि बंदे की बॉडी में क्या हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड क्यों हो गया, क्योंकि यूरिन में से फ्लूइड बाहर नहीं जा रहा है। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का बेटा जी। जी हाँ, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह भी बढ़ जाएगी, उससे एजोटेमिया होगा, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम, नो डाउट। अब गौर से समझिएगा, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का है तो सर हमें पता है कि फ्लूइड ओवरलोड होगा, तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और सेंट्रल वीनस प्रेशर कम नहीं होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। जी हाँ, स्वागत है डिंपल बेटा आप सभी का। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है। तो राइट आंसर इज हाइपरटेंशन। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा कि हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन होगा, चलेगा। वेरी गुड, शाबाश भैया।
इस तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नहीं पूछना चाह रहा है। तो उसने पूछा था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कौन सा एक्यूट किडनी इंजरी करेगा, इंट्रारीनल करेगा, और उसके साइड में आपको देखना पड़ेगा हाइपर टेंशन। इसीलिए फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, इसीलिए पेशेंट को फ्लूइड कम दिया जाता है, रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड दिया जाता है। किस केस में? एक्यूट किडनी इंजरी के केस में। चलेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी हाँ, सारे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बेटा, चिंता ना करें। पोटेशियम सब डिस्कस करेंगे। ये लो, आपने पोटेशियम की बात की, पोटेशियम हाजिर हो गया। ये लीजिएगा भैया, क्या बात है, फटाफट नितेश सोनी जी अब जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा। ए क्लाइंट हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विथ एक्यूट किडनी इंजरी। एक पेशेंट को अभी भी एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, यानी एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोस हुआ है। द लेबोरेटरी कॉल्स द नर्स टू रिपोर्ट ए सीरम पोटेशियम लेवल। और सीरम पोटेशियम लेवल कितना मिला उस बंदे में? 6.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मिला है। 6.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि वो कम होगा या ज्यादा होगा। विच इमीडिएट एक्शन शुड द नर्स टेक। नर्स को कौन सा एक्शन सबसे पहले लेना चाहिए? नर्स को कौन सा एक्शन सबसे पहले लेना चाहिए? देखिएगा बेटा जी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन 1, सोडियम लेवल चेक करना पड़ेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना पड़ेगा, पेशेंट को 500 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड देना पड़ेगा, और पेशेंट को ऐसा खाना खाने के लिए कहेंगे जो क्या हो, जो पोटेशियम में कम हो। जवाब आपने दीजिएगा फटाफट। एक पेशेंट में पोटेशियम 6.1 मिला है। जी हाँ, एक पेशेंट में पोटेशियम 6.1 मिला है, तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन? सुनील माहिच कह रहे हैं कि बी होगा। नीरज मालाव, पवन धाकड़ ऐप पे सभी बी के फेवर में। क्या बात है सुनीता जी, वेरी गुड। विमला जी, हाँ शाबाश भैया, चलेगा, क्या बात है। मोइन भी कह रहा है कि बी होगा, मोनू कह रहा है कि बी होगा। शाबाश बेटा जी, क्या बात है, वेरी गुड। फटाफट 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 जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, नीतू कुमारी जी, सर आप नहीं थे तो मोटिवेटेड ही नहीं हो रहे थे हम। ऐसा नहीं है भैया, याद रखिएगा, खुद के ब्रेन के पास ऊपर वाले ने मेमोरी बॉडी बनाई है। आपके ब्रेन के में बड़े ऊपर वाले ने बेसल गैंग्लिया के साथ, लिम्बिक सिस्टम के साथ एक मेमोरी बॉडी बनाई है जो आपको सेल्फ मोटिवेट करती है। जी हाँ, जब तक नॉर्थ सेट को फोड़ नहीं देंगे तब तक हमारी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बेटा, मोटिवेटेड रहिएगा। क्या बात है। सी बी, हाइपर कैलेमिया हो गया सर, ये कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। बिल्कुल बी होगा, बी होगा, बी होगा। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, द राइट आंसर विल बी बी। राइट आंसर बी होगा। गौर से देखिएगा बेटा जी, आप सभी जानते हैं 6.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये हाइपर कैलेमिक वैल्यू है। ये पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो गया है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है पहले तो ये बताइएगा मुझे। व्हाट इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल? जी हाँ, नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल पोटेशियम लेवल? नॉर्मल सीरम पोटेशियम कितना होता है? तो आपका जवाब क्या निकल के आएगा? फटाफट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जवाब दीजिएगा। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होगा? जी हाँ, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपको कुछ बुक्स में 5.1 मिलेगा, कुछ में 5 मिलेगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों वैल्यूज नहीं आएगी, इसलिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है आपको कहीं पे भी। याद रखिएगा, नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5 इक्विवेलेंट पर लीटर होगी। कुछ जगह 5.1 भी मिलेगा, कुछ जगह केवल 5 मिलेगा, लेकिन एग्जाम में दोनों नहीं होगी बेटा जी, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या है? नॉर्मल पोटेशियम 6.5 से 3.5 से 5 होगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? क्वेश्चन में 6.1 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया है? हाइपर कैलेमिया हो गया है। जी हाँ, हाइपर कैलेमिया हो गया है। अब गौर से समझिएगा, हाइपर कैलेमिया होना नॉर्मल कंडीशन नहीं है, हाइपर कैलेमिया होना इमरजेंसी कंडीशन है। सर क्यों इमरजेंसी है? तो गौर से सुनिएगा। इमरजेंसी इसलिए है बेटा जी कि ये हार्ट की कार्डियक मसल की थ्रेशोल्ड वैल्यू कम कर देती है। जी हाँ, कार्डियक मसल की थ्रेशोल्ड कम कर देती है। कार्डियक मसल की थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी वो वैल्यू, वो करंट जिस पे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था उसको कम कर दिया। अब छोटे मोटे करंट आएंगे तो भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा और द पेशेंट विल सफर फ्रॉम डिसरिथमिया। याद रखिएगा, पेशेंट में डिसरिथमिया हो जाएगा। थ्रेशोल्ड कम होना यानी हल्के हल्के करंट से भी, नॉर्मली तो क्या होता है बेटा जी, सभी जानते हैं
प्लस 35 मिलीवोल्ट का करंट आएगा तभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्लस 35 मिलीवोल्ट का डीपोलराइजेशन होगा तभी मसल काम करेगी। लेकिन ये थ्रेशोल्ड को कम कर देता है, यानी प्लस 35 की जरूरत नहीं है, 5 मिलीवोल्ट का करंट आएगा तो भी मसल काम कर जाएगी, इसलिए ये इतना हानिकारक होता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। और ये डिसरिथमिया कर देता है, जी हाँ याद रखिएगा बेटा जी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और बाकी टाइप के डिसरिथमिया कर देता है, इसलिए हमें हाइपरकैलेमिया को इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा एक चीज का क्वेश्चन और जवाब दे दीजिएगा, हाइपरकैलेमिया होता क्यों है रीनल फेलियर में, ये पढ़ते हैं हम। इधर देखिएगा बेटा, हम डिजीज डिस्कस कर रहे हैं एक्यूट किडनी इंजरी, और एक्यूट किडनी इंजरी में आपको कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है, तो जवाब मिलेगा सर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सारे इलेक्ट्रोलाइट की बता देता हूं, अगर सोडियम की बात की जाए तो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, सोडियम के केस में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, पोटेशियम के केस में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, कैल्शियम के केस में हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम के केस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, और फॉस्फेट के केस में हाइपरफॉस्फेटीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी बेटा जी। फॉस्फेट में हाइपरफॉस्फेटीमिया, कैल्शियम में हाइपोकैल्सीमिया, सोडियम में हाइपोनेट्रीमिया और पोटेशियम में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या बात है, शाबाश। इधर देखिएगा नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है आपके सामने, हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ मुझे तो ये बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है AKI में एक्यूट किडनी इंजरी में हाइपरकैलेमिया हो गया है क्यों, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इधर देखिएगा, सबसे पहला कोज, नो पोटेशियम एक्सक्रीशन, किडनी काम नहीं कर रही, इसका मतलब पोटेशियम को बाहर नहीं फेंका जा रहा। दूसरा देखिएगा बेटा जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जी हाँ H+ भी बाहर नहीं फेंका जाता, H+ भी बाहर नहीं जाएगा, किडनी काम नहीं करेगी तो H+ बाहर नहीं जाएगा, ब्लड में H+ बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, सेल के अंदर कौन रहता है, पोटेशियम, और सेल के बाहर कौन बढ़ रहा है, H+। ज्यादा ही H+ बढ़ गया तो H+ सेल के अंदर चला जाएगा और अंदर से किसको बाहर फेंक देगा, पोटेशियम का, तो बाहर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, पोटेशियम की। H+ अंदर चला जाता है, पोटेशियम को बाहर फेंक दिया जाता है, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हाइपरकैलेमिया करता है। और बाकी तो तीसरा काम हो गया सेलुलर इंजरी। याद रखिएगा, जितनी ज्यादा सेल डैमेज होगी उतना ही ज्यादा कौन बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। 3 बड़े कारण होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जी हाँ 3 बड़े कारण होते हैं हाइपरकैलेमिया का। एक, किडनी काम नहीं कर रही तो पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा। दूसरा बड़ा कारण होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, H+ सेल के अंदर चला जाता है, पोटेशियम को बाहर धक्का देता है, 1+ अंदर गया तो 1+ बाहर आ जाएगा, इसलिए बाहर ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया। और तीसरा, सेल इंजरी की वजह से भी हाइपरकैलेमिया हो जाता है। बिल्कुल बेटा जी, ये कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, जी हाँ इन वजह से हाइपरकैलेमिया होता है, चलेगा। इसलिए डॉक्टर को नोटिफाई करवाना हद से ज्यादा जरूरी होता है ऐसे केसेज में। आगे मूव करते हैं, ये क्वेश्चन में राइट आंसर बी क्यों है बेटा जी, ये भी देखिएगा कि बी राइट आंसर क्यों था। सबसे पहला कह रहा है कि चेक द सोडियम लेवल, बिल्कुल सही है, सोडियम लेवल भी चेक करना है क्योंकि पेशेंट में क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया होता है। लेकिन क्वेश्चन सोडियम का नहीं था, क्वेश्चन किसका था, पोटेशियम का था, इसलिए ये राइट आंसर नहीं है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना, जी हाँ 500 लीटर एक्स्ट्रा फ्लूइड नहीं भैया, एक्यूट किडनी इंजरी में फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है, पानी नहीं बढ़ाया जाता, पानी तो उल्टा कम किया जाता है किडनी फेलियर में। और लास्ट में पेशेंट को पोटेशियम खाने के बारे में बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो बी और डी राइट आंसर था, लेकिन उसने इमीडिएट एक्शन पूछा था कि आप अभी क्या करोगे। बेटा जी एजुकेशन तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना था, डॉक्टर को नोटिफाई करना था, क्योंकि पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता था, कार्डियक डिसरिथमिया पैदा हो सकता था। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू, क्या बात है, आज तो किडनी निकल के बाहर आ जाएगी पेशेंट की। जी हाँ देखते हैं कि क्या होता है बेटा जी, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, हियर वी गो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, चलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज टू होम, एक पेशेंट को घर के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है, वाइल रिकवरिंग फ्रॉम एक्यूट किडनी इंजरी। जी हाँ, पेशेंट कौन सी बीमारी का था, एक्यूट किडनी इंजरी का बीमारी का पेशेंट था, जिसे घर के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है।
द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट, पेशेंट कहता है, क्या कह रहा है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थेराप्यूटिक डाइटरी रेजिम, वेरी गुड, पेशेंट डाइटरी कि क्या डाइट खानी है, डाइटरी रेजिम के बारे में जानता है, व्हेन इंडिकेटिंग ए नीड टू लिमिट विच डाइटरी फैक्टर, और वो कौन सी डाइट को लिमिट करने के लिए कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट में कौन सी डाइट को लिमिट करना चाहिए, कम करना चाहिए। ऑप्शन ए फैट कम करनी चाहिए, ऑप्शन बी विटामिन कम करना चाहिए, पोटेशियम कम करना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। फटाफट बताइएगा, डाइट में किस फैक्टर को कम करना चाहिए, डाइट में किस फैक्टर को कम करना चाहिए। क्या बात है, शाबाश भैया, बिल्कुल। यूट्यूब वालों दमादम जवाब आने दो भैया कि किसको कम करना चाहिए, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर क्या होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, पोटेशियम होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा। सुनीता डिलोन जी, शिवा शुक्ला जी, पूनम यादव जी, मनु बघेल जी, क्या बात है, शाबाश। सेल इंजरी लीड्स टू इंक्रीज पोटेशियम, जी हाँ, रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, एक्सक्रीशन कम होगा। रिजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता बेटा नीतू कुमारी, एक्सक्रीशन ही नहीं होगा, रिजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होता, होता ही नहीं, एक्सक्रीशन ही नहीं होता, चलेगा। कम कैसे करेंगे, RJ20 कह रहे हैं, बिल्कुल भैया, उसका कुछ जवाब यहां मिलेगा बेटा कि कम कैसे करेंगे। जैन स्वामी जी कह रहे हैं कि सी होगा, सी होगा, सी होगा, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल, क्या बात है। 40 मिकिली इक्विवेलेंट बोल दिया गया, 40 नहीं है बेटा, चलेगा, 30 से 50 बोले तो 40 बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा, क्या बात है, वेरी गुड, सी खेमराज सैनी, जैन सोमनी, डिंपल तन्वी, सभी का जवाब, तनुश्री पोरे, सभी सी कह रहे। खेमराज सैनी, हेलो बेटा जी, बिल्कुल सही का, राइट आंसर सी होगा। जी हाँ, याद रखेगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट को, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि AKI के पेशेंट, एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस सबसे सीवियर होता है, हाइपरकैलेमिया सबसे सीवियर होता है, हाइपरकैलेमिया सबसे सीवियर होता है बेटा जी। हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए, जी हाँ, हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे वो बात की जा रही थी। देखिएगा, सबसे पहले हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि फूड रेस्ट्रिक्शन, याद रखिएगा, फूड रेस्ट्रिक्शन हाई इन पोटेशियम, ऐसे फूड को रेस्ट्रिक्ट कर देना है जो किसमें ज्यादा हो, पोटेशियम में ज्यादा हो। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। जी हाँ सर, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा तरीका देखिएगा बेटा जी, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है बेटा जी सोडियम बाइकार्बोनेट। पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दीजिएगा, पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं, यानी आप पेशेंट को क्या दे रहे हैं, एंटासिड दे रहे हैं। एंटासिड अंदर जाके किसको ठीक करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करेगी। हमने कहा था ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से H+ अंदर जा रहा है, पोटेशियम कहां आ रहा था, बाहर आ रहा था। इस प्रक्रिया को अगर रोकना है तो पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करना होगा। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी दवाई दी जा रही है, एंटासिड दिए जा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जा रहा है। यस, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक हो जाए और ना अब H+ अंदर जाएगा और ना पोटेशियम बाहर आएगा। अगली देखिएगा बेटा जी, अगली थेरेपी क्या कहती है, अगली थेरेपी कहती है कि इंसुलिन दो। जी हाँ, अगली थेरेपी क्या कहती है डियर, बोलेगा, अगली थेरेपी कहती है कि इंसुलिन दो। इंसुलिन, इंसुलिन भी क्या करता है बेटा जी, इंसुलिन करता है पोटेशियम इनफ्लक्स, जो बाहर पोटेशियम आ गया है सेल से उसको वापस सेल में भेजने के लिए इंसुलिन दिया जाएगा। इंसुलिन थेरेपी हाइपरकैलेमिया में भी दी जाती है, लेकिन गौर से सुनिएगा सर, अगर इंसुलिन देंगे तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो अकेला इंसुलिन नहीं देना है, इंसुलिन के साथ क्या भी देना है, ग्लूकोज देना है, ताकि ग्लूकोज की कमी ना हो और ये इंसुलिन पोटेशियम को अंदर भेज सके। बिल्कुल सही कहा, क्या बात है कि बिल्कुल इंसुलिन देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्या बात है, शाबाश। आगे देखिएगा बेटा जी, और क्या किया जाएगा, खाने में सोडियम पोटेशियम कम कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट कर दे दिया, इंसुलिन दे दिया। इधर देखिएगा, हमने पेशेंट को दिया है कैल्शियम ग्लूकोनेट। देखते हैं कि इसका क्या पर्पज है, ये कौन बताता है मुझे। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दिया जाता है हाइपरकैल्शियमिया के केस में, हाइपरकैलेमिया के केस में क्यों, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। हाइपरकैलेमिया के केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जा रहा है,
अभी तक जवाब आया नहीं है, फटाफट जवाब दीजिएगा। हाइपरकैलेमिया के केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जा रहा है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बेटा जी, आने दीजिएगा, आंसर आने दीजिएगा। हाइपरकैलेमिया के केस में कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जा रहा है? चलेगा ऐप वालों, नीरज माला, पूनम बेटा फटाफट जवाब दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नितेश सोनी जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलेगा यूट्यूब वालों, डिंपल, रितु, मनु, हेमराज जी, जैन स्वामी फटाफट जवाब दीजिएगा बेटा, क्यों दिया जाता है? सुनीता डिलन जी का भी जवाब आ गया। चलेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा और सेशन को शेयर कीजिएगा आपके साथियों के साथ, यार दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। जी हाँ, फटाफट जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है। नीरज मालव जी कह रहे हैं नहीं भैया, मैग्नीशियम से लेना देना नहीं है, थोड़ा सा पास गए लेकिन आप पूरे पास नहीं गए। मैग्नीशियम से कोई लेना देना नहीं है नीरज जी। चलेगा ऐप वालों, भैया कहां चले गए? यूट्यूब वालों फटाफट जवाब दीजिएगा। ओके डियर, हियर वी गो, गौर से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि सर अगर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा तो कार्डियक मसल की कौन सी वैल्यू कम हो जाएगी? थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिसरिथमिया होता है। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को वापस बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कैल्शियम जिम्मेदार है। इसलिए कौन सी दवाई दी जाती है? कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। बिल्कुल चलेगा सर, रेगुलर इंसुलिन इज आल्सो गिवन। बिल्कुल अनामिका जी, बिल्कुल बता दिया, रेगुलर इंसुलिन दिया जाता है ग्लूकोज के साथ ताकि पोटेशियम वापस अंदर चला जाता है। हमेशा याद रखेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसलिए दिया जाता है क्योंकि पोटेशियम ने जो हार्ट की कार्डियक मसल की थ्रेशोल्ड वैल्यू कम कर दी थी, कैल्शियम उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को वापस बढ़ा देगा और डिसरिथमिया को रोकेगा। अगर आपको हाइपरकैलेमिया में डिसरिथमिया को रोकना है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा। चलेगा, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों दिया जाता है। जी हाँ, अगला एक और याद रखेगा बेटा जी, नेक्स्ट याद रखेगा। जी हाँ, कायक्सिलेट। हाइपरकैलेमिया को दूर करने के लिए क्या दिया जाएगा? कायक्सिलेट दिया जाएगा बेटा जी, फटाफट जवाब दीजिएगा। कायक्सिलेट में कौन सी ड्रग यूज की जाएगी? कायक्सिलेट के तौर पे कौन सी ड्रग यूज की जाएगी? फटाफट बोलेगा। सोडियम पॉलीस्टीरीन दी जाएगी। सोडियम पॉलीस्टीरीन का एनिमा दिया जाता है सॉर्बिटोल में मिला के। याद रखेगा, सॉर्बिटोल सॉल्यूशन में मिलाएंगे इस दवाई को और इन दोनों का मिला के पेशेंट को एनिमा लगा दिया जाएगा। कौन भरमार है? सोडियम। इधर देखिएगा, अगर ये जीआईटी है और जीआईटी में आपने सोडियम पॉलीस्टीरीन डाल दिया और यहां ब्लड में कौन मौजूद था? पोटेशियम। तो ये जीआईटी की ल्यूमन से निकल के सोडियम कहां चला जाएगा? ब्लड में, और उसके बदले में जीआईटी की ल्यूमन में कौन आ जाएगा? पोटेशियम। और फिर पेशेंट को क्या हो जाएगा? तुरंत ही डायरिया हो जाएगा। डायरिया के साथ कौन बाहर आ जाएगा? पोटेशियम बाहर आ जाएगा। इस तरह पोटेशियम को कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, काइक्सिलेट एनीमा दिया जाता है। और काइक्सिलेट एनीमा में बेटा जी याद रखेगा, सोडियम पॉलीस्टीरीन काम में लिया जाता है, उसे सॉर्बिटोल में मिला के देते हैं। सॉर्बिटोल की वजह से तो पेशेंट को होगा डायरिया, और ये सोडियम तो चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड से कौन आ जाएगा? जीआईटी की ल्यूमन में पोटेशियम आ जाएगा, और फिर डायरिया की वजह से वो बाहर आ जाएगा। इस तरह ब्लड में से खींच के पोटेशियम को दूर कर दिया जाता है, ऑस्मोटिक डायरिया करवाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लास्ट जो तरीका होगा बेटा जी मैनेजमेंट का, वो होगा हीमोडायलाइसिस। सबसे अच्छा तरीका यही है पोटेशियम हाइपरकैलेमिया को ठीक करने का, कि हीमोडायलाइसिस किया जाएगा। एक बच्चे ने पूछा था कि सर कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं हाइपरकैलेमिया को ठीक करने के, तो सारे तरीके मैंने बता दिए। हाइपरकैलेमिया को ठीक करना है तो आप डाइट में पोटेशियम कम दो। हाइपरकैलेमिया के लिए आप रेगुलर इंसुलिन दो विथ ग्लूकोज। हाइपरकैलेमिया को के कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दो, हीमोडायलाइसिस करो, और साथ ही साथ काइक्सिलेट एनीमा भी लगाओ बेटा जी। चलेगा, तो सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए। जी हाँ सर, क्या बात है, शाबाश। हाइपोकैल्सीमिया होता है? नहीं तनुश्री बोरे बेटा, हाइपोकैल्सीमिया तो होता है नो डाउट, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया के ट्रीटमेंट के लिए नहीं देते यहाँ। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट आप याद रखेगा, उसके थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यहाँ हम हाइपरकैलेमिया के साथ में पढ़ रहे हैं, इससे समझना चाहिए आपको। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शाबाश, बिल्कुल चीतों, एक एक कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं कि अगर पेशेंट है हाइपरकैलेमिया है तो उसको पोटेशियम नहीं देना है, और पोटेशियम के ठीक करने के सारे तरीके हमने डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, हियर वी गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी सी न्यूज बेटा जी,
7 और 8 को गुरु नरसिंह एकेडमी का नया इवनिंग ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग मॉर्निंग में हॉस्पिटल्स में हैं और हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, वो कोचिंग करना चाहते हैं, तो उन लोगों के स्पेशली डिमांड पे ऑफलाइन बैच इवनिंग में स्टार्ट किया गया है। तो आपके संगीत साथी अगर कोई करना चाहते हैं तो जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जाती है। क्लासरूम का माहौल देखेंगे तो आप बल्ले बल्ले कर उठेंगे बेटा जी। जैसा डिजिटल बोर्ड यहाँ है, डिट्टो डिजिटल बोर्ड क्लासरूम में है, वेल वेंटिलेटेड, एसी वाले, अटैच लेट बाथ वाले, और क्या जबरदस्त फैकल्टी पढ़ाई करा रही है, क्या जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अपने साथियों को जरूर मोटिवेट करें बेटा जी, आप भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, हियर वी गो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज यानी क्रोनिक रीनल फेलियर हैज रिसीव्ड डाइटरी काउंसलिंग अबाउट पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन इन डाइट। पेशेंट को कहा गया है कि आपको डाइट में पोटेशियम नहीं लेना है, डाइट में बहुत कम पोटेशियम लेना है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट हैज लर्न्ड द इंफॉर्मेशन करेक्टली। और नर्स ये डिसाइड करेगी कि पेशेंट आपकी कही गई बात को ढंग से समझा या नहीं समझा है। इफ द क्लाइंट स्टेट ही विल डू व्हेन प्रिपेयरिंग वेजिटेबल, अगर पेशेंट कहता है कि सब्जियां बनाते समय मैं क्या करूंगा, देखिएगा बेटा 4 ऑप्शन में। अगर पेशेंट में क्रोनिक किडनी डिजीज है तो वही बात है, हाइपरकैलेमिया होगा। और हाइपरकैलेमिया का बिल्कुल बहुत जल्दी आ रहे नितेश भाई चित्तौड़, याद रखिएगा बहुत ही जल्दी। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है, हाइपरकैलेमिया हुआ है, तो उसको हाइपरकैलेमिया को रोकने के लिए खाने में कम पोटेशियम लेना है। तो कैसे लेगा, वो केवल फ्रेश वेजिटेबल खाएगा, वो खाने को सब्जियों को बॉईल करेगा और उसके बाद पानी को फेंक देगा। वो नमक काम में लेगा, याद रखेगा, साल्ट की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट काम में ले लेगा, नमक नहीं लेगा उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट ले लेगा। और लास्ट में वो फ्रोजन वेजिटेबल्स लेगा, याद रखेगा, वो नॉर्म फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं लेगा, वो फ्रोजन वेजिटेबल्स जो लंबे समय से स्टोर है उन वेजिटेबल्स को काम में लेगा। जवाब आने दीजिएगा, चलेगा। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बेटा जी, जवाब दीजिएगा। बी होगा, पवन धाकड़ कह रहे हैं कि सर बी होगा, देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। सुनीता डिलन भी बी के फेवर में, चलेगा। आरजे 20 थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, शाबाश, चलेगा। ओके सर, समझ में आ गया, बहुत दिनों बहुत मजा आया। जी हाँ, आरके 20 जैसे तबीयत ठीक हुई भैया, गुरु नरसिंह एकेडमी फिर हाजिर हो गई आपके सामने। चलेगा, जवाब दीजिएगा कि क्या बात है। जी हाँ, फटाफट जवाब दीजिएगा। विकास शर्मा जी, सुनील माई जी, नीरज मालव जी, सभी बी के साथ में। चलेगा, वेरी गुड, क्या बात है। फिर तो हमारा क्लास बिल्कुल बंद हो जाएगा, नहीं होगा। तनुश्री पोरे बेटा जी फटाफट जवाब दीजिएगा। नीरज मालव जी कह रहे हैं बी होगा, विकास शर्मा जी बी कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। जैन स्वामी जीएनए भी बी के फेवर में है, चलेगा, बिल्कुल सही जा रहे भैया। जी हाँ, द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी ही होगा। क्या कह रहे हैं कि उन्हें बॉइल कीजिए और उसके बाद उनके पानी को फेंक दीजिए। आप बॉइल करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर पानी में आ जाएंगे और उन इलेक्ट्रोलाइट के साथ कौन भी आ जाएगा, पोटेशियम भी आ जाएगा। और उसके बाद उस वाटर को क्या कर दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। यानी इनडायरेक्टली आप किसको बाहर फेंक रहे हैं, पोटेशियम को। जी हाँ, सोडियम का भी नुकसान होगा, कैल्शियम का भी होगा, सब इलेक्ट्रोलाइट का होगा, लेकिन उन सब के साथ पोटेशियम तो जाएगा ना बेटा। जी हाँ, पोटेशियम भी चला जाएगा। इसलिए जब भी आपको किसी को पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसके पानी को फेंकने के लिए आप उसे सलाह देंगे। सर कितना पोटेशियम पर डे लेना चाहिए, मुझे तो ये बताइएगा। नॉर्मल, याद रखिएगा, अगर हाइपरकैलेमिया है पेशेंट को, अगर हाइपरकैलेमिया है पेशेंट, कौन सा है, एक्यूट किडनी इंजरी का या क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसको हाइपरकैलेमिया है, तो मेरे को बताइए पोटेशियम इनटेक कितना होना चाहिए, पोटेशियम इनटेक कितना होना चाहिए। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नॉर्मली उसे कितना पोटेशियम लेना चाहिए। बिल्कुल, यही तो अपन को चाहिए कि पोटेशियम निकल जाए। चलेगा, आज ये भी समझ में आ गया। थैंक यू नितेश सोनी भाई, थैंक यू। फटाफट बताइएगा कि कितना पोटेशियम, जी हाँ, कितना पोटेशियम होना चाहिए, जवाब दीजिएगा। बी 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 ए, चलेगा, क्या बात है। 40 मिलीग्राम पर डे से कम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्या बात है, शाबाश भैया। अगर आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होगा बेटा जी, 40 मिली इक्विवेलेंट पर डे। 40 मिली इक्विवेलेंट पर डे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर रेंज पूछे तो 30 to 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे होना चाहिए। जी हाँ, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.5 से 5.1, आप सभी जानते हैं
5.1 लिखिए या 5.0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों से। तो 40 मिली इक्विवेलेंट पर डे से कम पोटेशियम लेना चाहिए। कौन कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए ये भी बता दीजिएगा, कौन कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए। चलेगा सर, फिर फूड का न्यूट्रिशन भी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा तनुश्री पोरे बेटा। लेकिन अभी आप न्यूट्रिशन तो दूसरे तरीके पे इसे दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको हाइपर कैलेमिया को ठीक करना ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए न्यूट्रिशन जाए तो जाए, लेकिन पेशेंट की जान प्यारी है। चलेगा बिल्कुल सर, वो तो बहुत सारे हैं। जी हाँ बेटा जी, इधर देखिएगा, सबका फेवरेट बनाना। मैं काम की चीज बता रहा हूं बेटा जी। दूसरा भाई साहब कौन? ऑरेंज। याद रखिएगा बेटा जी, बनाना को अवॉइड करना है, ऑरेंज को अवॉइड करना है। इन दोनों में पोटेशियम क्या पाया जाता है? हद से ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है। एक छोटे बच्चों का फेवरेट बोले तो कौन? पोटैटो। और पोटैटो का छोटा भाई कौन? टोमेटो। बेटा जी इन्हें भी क्या करना है? जी हाँ, इन्हें भी अवॉइड करना है। और सबसे बड़ी चीज, अरे पालक, स्पिनच को अवॉइड करना है बेटा जी, याद रखिएगा। ये सारी बेसिक वो आइटम है, फूड आइटम है, जिनमें कौन ज्यादा पाया जाता है? जिनमें पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, और इन सब चीजों को अवॉइड करना है। क्लियर है बेटा जी? चलिएगा, स्ट्रॉबेरीज को, फ्रूट में स्ट्रॉबेरीज को भी अवॉइड कीजिएगा, स्ट्रॉबेरीज को भी अवॉइड कीजिएगा। ये सब पोटेशियम रिच डाइट्स होती है। दीज आर पोटेशियम रिच डाइट्स, पोटेशियम रिच फूड स्टफ होते हैं। तो अगर किसी को पोटेशियम के लिए मना किया हुआ है तो ये खाने पीने की चीजें मना कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है डियर? देखिएगा, इधर देखिएगा, उसने पोटेशियम को कम करना है बेटा जी। फ्रेश वेजिटेबल में तो होगा, नहीं खाना है, ये राइट आंसर है। यूज साल्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ देम लिबरली। याद रखेगा, अगर आप टेबल साल्ट की जगह कोई दूसरा साल्ट रखेंगे तो उस दूसरे साल्ट में पोटेशियम होगा ही होगा, इसलिए ये नहीं करना है। और फ्रोजन वेजिटेबल्स लेंगे तो भी पोटेशियम मिलेगा, इसलिए वो तीनों गलत आंसर थे और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, प्रिजर्वेटिव फूड अवॉइड करना है, क्या बात है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी। एक एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट को नर्स कुछ एजुकेशन दे रही है टू इंक्लूड प्रोटीन्स इन द डाइट। की रही है कि ऐसे प्रोटीन काम में लो विच आर कंसिडर्ड एज हाई क्वालिटी और कंप्लीट प्रोटीन्स, यानी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले या क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी वाले प्रोटीन काम में लेने के लिए कह रही है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग, कि पेशेंट को फर्दर टीचिंग चाहिए, इसका मतलब उसने गलत स्टेटमेंट दे दिया। इफ ही इंडिकेट्स दैट विच फूड इज कंसिडर्ड हाई क्वालिटी, कौन सा फूड हाई क्वालिटी का होता है, तो पेशेंट ने गलत जवाब दे दिया, इसलिए उसको फर्दर टीचिंग दी जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सा फूड हाई प्रोटीन क्वालिटी का नहीं है? कौन सा फूड हाई प्रोटीन क्वालिटी का नहीं है? जवाब दीजिएगा। विच फूड इज नॉट ऑफ हाई प्रोटीन क्वालिटी? जवाब दीजिएगा। फिश, एग, चिकन या ब्रोकली? जवाब दीजिएगा डियर, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और सेशन को शेयर करते रहे। शिवा शुक्ला जी कह रहे हैं डी होगा, सुनीता डिलन जी डी है, पूनम शर्मा जी डी है, पवन धागड़, हरी गोभी, बिल्कुल हरी गोभी, ब्रोकली, जी हाँ क्या बात है, शाबाश। बनाना कम खाना चाहिए, जी हाँ। स्पिनच, बिल्कुल, फटाफट बदलिएगा, क्या बात होगा। डी अनामिका जी कह रहे हैं डी 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 डी, जी हाँ। पवन सेन, रितु फुलवारिया, तन्वी अहलावत, तनुश्री पोरे, सभी का जवाब बिल्कुल सही जा रहा है। जी हाँ, ब्रोकली नहीं देना है। अब गौर से समझिएगा बेटा जी, इधर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जवाब क्यों आया और कैसे आया। हम सभी जानते हैं एक पेशेंट सफर कर रहा है कौन सी प्रॉब्लम से? सर एक्यूट किडनी इंजरी से सफर कर रहा है। अगर पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी से सफर कर रहा है, इसका मतलब कौन डैमेज हो गए सर? उसके नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए। और अगर नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हैं, इसका मतलब यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, नो प्रॉपर यूरिन प्रोडक्शन, प्रॉपर यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और प्रॉपर यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आपने क्या कह दिया? ओलिगूरिया हो गया। अगर प्रॉपर यूरिन पैदा नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी से बाहर कौन नहीं जा रहा? वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे। नो प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, नो प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बराबर मात्रा में बाहर नहीं जा रहे।
और अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं जाएंगे तो याद रखेगा वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में डिपॉजिट होते जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी में लेवल बढ़ जाएगा और दैट कंडीशन विल बी नोन एज एजोटेमिया। जी हां, वेस्ट प्रोडक्ट्स का बॉडी में लेवल बढ़ जाना क्या कहलाता है? एजोटेमिया कहलाता है, एजोटेमिया कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखिएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है एक्यूट किडनी इंजरी या क्वेश्चन में आता है क्रोनिक किडनी डिजीज, आप सभी जानते हैं इन दोनों में ही कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं दोनों में ही। जो मेटाबॉलिज्म की वजह से पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सर एक होता है यूरिया, अच्छा एक और कौन होता है? यूरिक एसिड होता है, और कौन होता है? क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन। और कौन होता है डियर बताइए देखिए? अमोनिया होता है। दीज आर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। और याद रखेगा इनमें से अधिकतर, इनमें से मैक्सिमम किसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो याद रखेगा अगर किडनी एक्यूट किडनी इंजरी है तो भी प्रोटीन मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ जाएंगे और सीकेडी में भी बढ़ जाएंगे। अगर एक्यूट किडनी इंजरी में बढ़े तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज एजोटेमिया, उसे एजोटेमिया कहा जाएगा। और क्रोनिक किडनी डिजीज में बढ़ा तो उसे यूरीमिया कहा जाएगा। यस, क्रोनिक किडनी डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूरीमिया व्हाइल एक्यूट किडनी इंजरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एजोटेमिया। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। एक्यूट किडनी इंजरी में होता है कौन सा बेटा जी? होता है एजोटेमिया। और क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या देखने को मिलता है? यूरीमिया देखने को मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब गौर से समझिएगा क्या कहा जा रहा है आपके सामने यहां एकीआई और सीकेडी में। तो पेशेंट पहले से ही सफर कर रहा है एजोटेमिया और यूरीमिया से, वेस्ट प्रोडक्ट्स पहले से ही बढ़े हुए हैं और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स अधिकतर कौन से हैं? प्रोटीन वाले। इसलिए याद रखेगा लो प्रोटीन दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एकीआई के पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, कैसी डाइट देनी है, तो आपका सिंपल सा जवाब आएगा। पहले तो हमने किसको कम किया? रेस्ट्रिक्ट किया। पहली डाइट में पहला मॉडिफिकेशन हमने किसको कम किया? सर हमने पोटेशियम को कम कर दिया। दूसरा याद रखेगा लो प्रोटीन डाइट दी जाएगी। ज्यादा प्रोटीन देंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, इसलिए प्रोटीन डाइट हमेशा कम देनी होती है। लो प्रोटीन डाइट दी जाती है किडनी की बीमारियों में। लेकिन लो प्रोटीन से सर प्रोटीन कम कर देंगे बॉडी को, फिर पूरे अमाइनो एसिड कैसे मिलेंगे? इसलिए देना तो लो प्रोटीन है, लेकिन जितना भी प्रोटीन दोगे वो याद रखिएगा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला होना चाहिए। माना प्रोटीन कम दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी में कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सिंपल वर्ड बोलूं तो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कम होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन कम खिलाना है लेकिन जितना भी खिलाओ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन याद रखेगा वही प्रोटीन होता है जो आपको कहां से मिलता है? एनिमल सोर्स से मिलता है। जी हां बेटा जी, एग जो है, जो चिकन है, जो मीट है, एनिमल सोर्स से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का होता है। तो उसमें ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। जो भी अमाइनो एसिड आपको चाहिए होते हैं वो सारे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इसलिए इसे हाई क्वालिटी प्रोटीन या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। इसलिए पेशेंट को एग, चिकन या मीट खिलाया जाएगा, बहुत कम खिलाया जाएगा, बहुत कम मात्रा में खिलाया जाएगा, लेकिन खिलाया तो जाएगा ताकि उस पेशेंट को बॉडी को क्या मिलता रहे? उसको बेटा जी इसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते रहे। और यही तो क्वेश्चन पूछा था उसने कि पेशेंट को कौन सा देना है? आपको हाई क्वालिटी वाला देना है। तो बेटा जी फिश नॉनवेज है, एग नॉनवेज है, चिकन नॉनवेज है, ये सब हाई क्वालिटी वाले हैं। ब्रोकली हाई क्वालिटी वाला नहीं है। ब्रोकली में जो प्रोटीन है वो कौन सी क्वालिटी का है? लो क्वालिटी का प्रोटीन है। बोला अगर है तो इट मींस उसके अंदर खास अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे पवन धाकड़ जी। इसलिए बेटा जी ऐप यूट्यूब वालों, अरे समझ में आ रहा है क्या? एक बार आ रहा है तो थम्स अप आने दीजिएगा, थम्स अप आने दीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि जी हाँ जहां भी चल रहे हैं सही चल रहे हैं। और बिंदास एक के कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा। बेटा जी दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर रीनल सिस्टम से क्वेश्चन बनेगा तो पहला ही क्वेश्चन रीनल फेलियर से बनने की कोशिश की जाएगी। और आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं रीनल फेलियर का, चलेगा? बिल्कुल, क्या बात है। जी हाँ, शाबाश बेटा जी। पवन धाकड़ जी, सुनील माई जी, विकास शर्मा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलेगा बेटा जी, क्या बात है, वेरी गुड। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बात कर लेते हैं। अभी भी हमने एक जिक्र किया आपसे, इधर देखिएगा, जस्ट एक मैंने आपसे जिक्र किया कि
अगर पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का है या पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज का है तो याद रखेगा इसमें क्या होगा, इसमें सर एजोटेमिया हो जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ऐसा फील होगा कि यूरिन आ गया है ब्लड में। क्रोनिक किडनी डिजीज में तो इतने वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि यूरिन आ गया है ईमिया ब्लड में, यूरिन आ गया है ईमिया यानी ब्लड में, ब्लड इन यूरिन, ऐसा लगता है यूरिन इन ब्लड, कंडीशन कहलाएगी यूरीमिया सीकेडी। तो बेटा जी गौर से देखिएगा ये यूरीमिया क्या क्या लोचे करेगा, ये यूरीमिया क्या क्या लोचे करेगा, ये ब्रेन में जाके एनसिफेलोपैथी कर देगा, ये ब्रेन में जाके एनसिफेलोपैथी करेगा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, और उस कंडीशन को कहा जाएगा यूरेमिक एनसिफेलोपैथी। जी हाँ, ये जाके ब्रेन में एनसिफेलोपैथी कर देगा और कंडीशन को कहलाएगी यूरेमिक एनसिफेलोपैथी। ये क्या होगा, बहुत ज्यादा यूरिन स्टमक वगैरह में निकल जाएगा, मुंह में निकल जाएगा, बहुत ज्यादा यूरिया जब मुंह में सलाइवा में आएगी तो स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। गौर से समझिएगा बेटा जी, यूरिया इतनी बढ़ गई है, यूरिन से तो निकल नहीं रही, तो बॉडी उसको छोटे छोटे रास्ते से निकाल देगी, सलाइवा में निकाल देगी, गैस्ट्रिक जूस में यूरिया निकालेगी, मुंह में जो सलाइवा निकलेगी उसमें यूरिया यूरिया होगी, और वो यूरिया मुंह में क्या कर देगी, स्टोमेटाइटिस कर देगी। इसे कौन सी स्टोमेटाइटिस कहा जाएगा, यूरेमिक स्टोमेटाइटिस कहा जाएगा। और गौर से देखिएगा जब इतना ज्यादा यूरीमिया हो जाएगा तो हद से ज्यादा छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे और स्किन के नीचे जमा हो जाएंगे, जिन्हें किस नाम से जाना जाएगा, यूरेमिक फ्रोस्ट के नाम से जाना जाएगा। कोई पूछे क्या होते हैं यूरेमिक फ्रोस्ट, तो आपका जवाब होगा यूरिया क्रिस्टल्स अंडर स्किन, यूरिया क्रिस्टल्स अंडर स्किन। जी हाँ, क्रोनिक किडनी डिजीज के केस में, क्रोनिक किडनी डिजीज बोले तो यूरीमिया के केस में यूरिया के क्रिस्टल्स बन जाना और क्रिस्टल का स्किन के नीचे जमा हो जाना किस नाम से जाना जाता है, यूरेमिक फ्रोस्ट के नाम से जाना जाता है। सभी का हार्दिक स्वागत है। RJ20 मनु बघेल, जयंत स्वामी जी ने, पूनम चौधरी, तन्वी अहलावत, तनुश्री पोरे, सभी का स्वागत है बेटा जी। चलेगा, एजोटेमिया यूरीमिया में कैसे कन्वर्ट हो जाता है ये पूछा जा रहा है बेटा जी, याद रखेगा, फिजियोलॉजी क्लियर कर दो प्लीज। जी हाँ, एजोटेमिया का मतलब होता है कि एक लेवल तो बढ़ा है लेकिन इतना लेवल भी नहीं बढ़ा कि यूरिन से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आ जाए। अगर ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़े लेकिन यूरिन सैंपल से ज्यादा नहीं बढ़े हुए, एक पेशेंट का यूरिन रखो, नॉर्मल इंसान का यूरिन रखो और एक ब्लड रखो, अगर ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं लेकिन यूरिन से ज्यादा नहीं बढ़े हुए तो उसे कहा जाता है एजोटेमिया। और अगर किसी नॉर्मल इंसान के यूरिन से ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट उस बीमार आदमी के ब्लड में मिल रहे हैं तो उसे कहा जाता है यूरीमिया। बेटा जी याद रखिएगा। चलेगा, क्या कहा जा रहा है कि यूरीमिया हो गया एजोटेमिया से यूरीमिया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। चलेगा, यूरेमिक एनसिफेलोपैथी, यूरेमिक स्टोमेटाइटिस एंड यूरेमिक फ्रोस्ट। जब स्किन में ये जम जाएंगे तो आप सभी जानते हैं जब स्किन में वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिट हो जाएंगे तो स्किन में क्या आने लगेगी, एक्सेसिव इचिंग आने लगेगी। और एक्सेसिव इचिंग को क्या कहा जाता है, प्रूराइटिस कहा जाता है। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि रीनल फेलियर के पेशेंट में भी बहुत ज्यादा खुजली आती है क्योंकि उसकी स्किन में यूरेमिक फ्रोस्ट हो गया है और यूरिया के क्रिस्टल डिपॉजिट हो गए। क्वेश्चन एग्जामिनर ने वहीं से क्रिएट किया है आपके लिए, एग्जामिनर ने क्वेश्चन वहीं से क्रिएट किया है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, द नर्स हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज का एक पेशेंट है, यूरीमिया का पेशेंट है और उसमें यूरेमिक फ्रोस्ट की वजह से क्या हो गया है, प्रूराइटिस, उसे रेड्यूस करना है, कम करना है फ्रॉम यूरीमिया। यूरीमिया की वजह से प्रूराइटिस हो गया जिसे रेड्यूस करना है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट्स नीड फर्दर टीचिंग। नर्स कहती है कि पेशेंट को और समझाना पड़ेगा, ढंग से समझ में नहीं आया। इफ द क्लाइंट स्टेट द इंटेंशंस टू यूज विच आइटम फॉर स्किन केयर, कौन सा आइटम यूज करने के लिए कहेगा तो उसे ज्यादा समझाना पड़ेगा। बेटा जी ये क्वेश्चन चाहे किडनी डिजीज का हो चाहे किसी की बीमारी का हो, अगर क्वेश्चन स्किन में प्रूराइटिस का है तो हर बीमारी पे लागू होगा, चाहे किसी भी वजह से हो रहा हो, सनबर्न से हो रहा हो, XYZ लिवर फेलियर से हो रहा हो, किडनी फेलियर से हो रहा हो, अगर किसी भी कंडीशन की वजह से प्रूराइटिस हो रहा है तो उस प्रूराइटिस को ठीक करने के लिए कौन सा लोशन काम में लेना है, कौन सा नहीं लेना है। क्वेश्चन कह रहा है फर्दर टीचिंग, यानी कौन सा गलत ऑप्शन है ये बताइएगा। ऑप्शन ए माइल्ड सोप, हल्की सोप काम में लेनी है, तेज सोप काम में नहीं लेनी। ऑयल इन बाथ वाटर, नहाने के पानी में ऑयल काम में लीजिएगा। लेनोलिन बेस्ड लोशन काम में लीजिएगा और एल्कोहल क्लीनिंग पैड काम में लीजिएगा।
जवाब आने दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सा। जी हाँ, पवन धाकड़ जी कह रहे हैं कि डी होगा। क्या बात है, शाबाश भैया, जवाब आने दीजिएगा। नीरज मावल्लभ जी भी हैं, सुनीता ढिल्लन जी भी है, विकास शर्मा जी बी के फेवर में इस बार कि ऑयल इन बाथ वाटर काम में नहीं लेना है। चलेगा, जवाब आने दीजिएगा बेटा जी, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, शाबाश। इनिशियल स्टेज इन पुर्राइटस, यूरेमिक फ्रोस्ट और ड्यूरिंग डायलिसिस बीयूएल लेवल। बिल्कुल बेटा जी, असेस करेंगे, बिल्कुल सही कहा, फटाफट जवाब दीजिएगा। अच्छा, विकास जी ने भी कहा कि सॉरी जी डी है। अच्छा, मिस टाइप हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। नितेश सोनी जी कह रहे हैं कि 3 होगा। लेनोलिन बेस्ड लोशन होता है। लेनोलिन एक ऑयल का टाइप है बेटा, एक ऑयल का टाइप होता है लेनोलिन। चलेगा, अल्कोहल स्किन को और ज्यादा ड्राई कर देगा। बिल्कुल सही कहे, जी हाँ, अनामिका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डी इज द राइट आंसर। अल्कोहल क्लीनिंग चीजें काम में नहीं लेनी है, इन्हें अवॉइड करना है। यस, बाकी सारी चीजें काम में ले सकते हैं। इधर देखिएगा बेटा जी, जितने भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, वो सारे याद रखिएगा बेटा जी, स्किन को ड्राई करते हैं। दे कॉजेज ड्राइनेस, और ड्राइनेस होगी तो याद रखिएगा इचिंग कब नहीं होगी, जबकि इचिंग बढ़ जाएगी, खुजली बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो ड्राइनेस को रोकने के लिए कभी भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन काम में नहीं लेना होता है। जी हाँ, आप लेनोलिन बेस्ड ऑयल होता है बेटा, लेनोलिन काम में ले सकते हैं। आप नहाने के पानी में ऑयल मिला सकते हैं, ऐसी चीजें काम में ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल काम में नहीं लेना है। बिल्कुल सही कहा। माइल्ड सोप काम में लेंगे, सीवियर या इंटेंस सोप काम में नहीं लेंगे। पानी के नहाने के तेल में ऑयल मिला दिया जाएगा, उससे लुब्रिकेशन ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लुब्रिकेशन के लिए लेनोनिल बेस्ड लोशन काम में लिए जाएंगे। चलेगा सर, पियर सोप काम नहीं लेंगे, मतलब बिल्कुल नहीं लेंगे। जी हाँ, पियर सोप भी काम में नहीं ली जाएगी बेटा जी। एलोवेरा वाली, जिसमें एलोवेरा हो, याद रखिएगा, मेडिकेटेड सोप जिसमें एलोवेरा हो, जिसमें विटामिन ए हो और जिसमें विटामिन ई हो, बस इन तीनों चीजों को मिलाओ और घर पे ही एक साबुन बना दो। मार्केट से विटामिन ए लिया हो, मार्केट से सॉल्यूशन लिया हो विटामिन ई का, और आपके अड़ोस पड़ोस में एलोवेरा होगा, उस एलोवेरा के अंदर ये डाल दीजिएगा और हल्का सा क्या डाल दीजिएगा, ग्लिसरीन, हल्का सा ग्लिसरीन डाल दीजिएगा, उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसे पेस्ट एक बोतल में डाल दीजिएगा और उस पेस्ट से नहाना चालू कर दीजिएगा। अगर किसी को पुर्राइटिस की प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो। जी हाँ, चलेगा, क्या बात है, शाबाश भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलेगा बेटा जी, इसे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। एक्यूट किडनी इंजरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए हैं। कल की क्लास में क्रोनिक किडनी डिजीज, उसके बाद 1 by 1 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो भी टॉपिक है आपके, हीमोडायलिसिस वगैरह, उन सबको 1 by 1 करके एक एक क्वेश्चन का बसीट बुला दिया जाएगा। चलेगा, जाने से पहले फटाफट थम्स अप आने दीजिएगा, पेट्रोल आने दीजिएगा। जाने से पहले थम्स अप, पेट्रोल आने दीजिएगा। उसके बाद आपसे फिर कल मुलाकात करेंगे। चलेगा, और अपने यार साथियों को, दोस्तों को, सभी के साथ शेयर करें सेशन को। चलेगा कि कल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सभी सेशंस का फायदा उठा सके। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।